हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीएस गुरुजी। राजस्थान जीके अध्ययन का ये 5वां लेक्चर है। पिछले 4 लेक्चर में हमने जाना जलवायु और वन वनस्पति के बारे में क्या चीज़ आती है और उनके प्रश्न भी अपन ने कर लिए हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि मृदा, बेसिकली मिट्टी को ही मृदा कहते हैं या सोयल जो होती है, इंग्लिश में इसका नाम है, इससे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। वैसे ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं होता है जिस प्रकार से हम देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसमें से प्रश्न बनते हैं और कई बार पूछ लिए जाते हैं। ख़ास बात यह है कि इसके जो सटीक प्रश्न हैं वो कुछ निश्चित दायरे के अंदर ही बनते हैं, उसके आगे पीछे नहीं जाते। तो ये इस प्रकार का टॉपिक है जो छोटा है और उसके साथ साथ अगर प्रश्न बनता है तो इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली उसका आंसर आपको आ जाता है, क्योंकि इतना कुछ खास डीप इसके अंदर होता नहीं है। तो इस प्रकार के टॉपिक को अपन पहले लेंगे जो आपको डायरेक्ट फ़ायदा दिलाए, क्योंकि अभी फर्स्ट ग्रेड के भी कई सारे स्टूडेंट है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि उनको भी एग्जाम में फ़ायदा हो, तो इस वजह से हम उन टॉपिक्स को पहले लेंगे जो आपको डायरेक्टली हेल्प करे एग्जाम में। सबसे पहले बात बता देता हूँ, राजस्थान में अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एक प्रकार की मिट्टी राजस्थान में नहीं है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर जलवायु की जो कंडीशंस है वो एक जैसी नहीं है और यहाँ का जो वनस्पतिक कल्चर है वो भी एक जैसा नहीं है। इन सभी का जो कारण है वो एक ही है कि जलवायु एक जैसी नहीं है तो वनस्पति एक जैसी कैसी होगी, और वनस्पति एक जैसी नहीं होगी तो मिट्टी भी एक जैसी नहीं हो सकती। समझ आएगी बात। अब आगे चलते हैं कि मृदा बेसिकली होती क्या है। सबसे पहला प्रश्न तो आपके दिमाग में ये आता है कि साहब ये होता क्या है, मिट्टी क्या होती है, मृदा होती क्या है। तो दोस्तों, धरती की पहली लेयर जो होती है अर्थ की, उसके ऊपर कार्बनिक पदार्थ सड़ते हैं और खनिज जो है टूटते हैं, और जब वो टूटते हैं तो बिल्कुल चूर्णित हो जाते हैं, यानी कि पेस्ट उनका बन जाता है। जैसे कि आपका मंजन होता है ना, सूखा मंजन, उस प्रकार का पेस्ट, तो उसे हम मृदा कहते हैं। ठीक है। अगर पूछा जाए कि लिखित में बताइए, क्योंकि RS मेंस के भी बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, मृदा बेसिकली भूपर्पटी यानी पृथ्वी की फर्स्ट लेयर आ गई, उस पर बाहरी सरंदी एवं चूर्णित परत जो होती है, कुल मिलाकर डस्ट की लेयर, जो किसके टूटने से बनती, जो बनती खनिजों के टूटने से और कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से। ये खनिज और कार्बनिक पदार्थ आप अंडरलाइन कर लें, याद रखना, ये ऑब्जेक्टिवली पूछ लिए गए हैं। मृदा गतिशील तथा तीनों अवस्था में पाई जाती है। एक होती है ठोस, एक होती है द्रव और एक होती है गैस। मृदा को बेसिकली तीनों अवस्था में अपन देख सकते हैं, क्योंकि ठोस भी ये होती है, गीली भी होती है और गैस के रूप में भी होती है, डस्ट पार्टिकल के रूप में। 3D ये होती है और सभी जीवों का आधार भी ये है। ठीक है, आगे चलते हैं। मृदा संगठन के मुख्य 4 अवयव प्रमुख है जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। पहला है खनिज, मैंने बताया ना, खनिजों के टूटने से और कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से। दूसरा है जीवाश्म या कार्बनिक पदार्थ। तीसरा है जल। चौथा है वायु। अब इसके अंदर भी 50-50% पार्ट होते हैं। 50% जो होता है वो होते हैं खनिज प्लस कार्बनिक पदार्थ, और 50% जो होते हैं वो होते हैं जल प्लस आपकी वायु, क्योंकि जल और वायु तो इसमें बाहर से मिलती है। तो 25% तो ये डिवाइड कर दिया, कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये डेटा बढ़ भी जाए, ठीक है ना, एक औसत ले रहे हैं यहाँ पर। जीवाश्म या कार्बनिक पदार्थ जो है 5% होते हैं और बाकी खनिज पदार्थ जो है वो होते हैं आपके 45%। अब ये प्रश्न बना था कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है खनिज कौन सी मृदा में पाए जाते हैं, कौन से जिले की मृदा में पाए जाते हैं, तो वो क्षेत्र आता है उदयपुर जिले का क्षेत्र। आगे चलते हैं, वो सारी डिटेल में अपने यहाँ जानेंगे। मृदा के बेसिकली यहाँ पे 6 प्रकार दिए हुए हैं राजस्थान की। अगर मैं बात करूँ, पहली है मरुस्थलीय, दूसरी है लाल पीली मिट्टी, तीसरी है लेटेराइट मिट्टी। ये लेटेराइट से प्रश्न अभी रिसेंटली 2018 बन चुका है। चौथी है मिश्रित व काली मिट्टी, और 5वीं है बिल्कुल काली मिट्टी जो कि दक्षिणी भाग में पाई जाती है, और एक है काछरी मिट्टी। तो ये क्या होती है, किस प्रकार से सारी चीज़ें होती, इनको डिटेल में अपन जानते हैं। सबसे पहली बात, इनके नाम आपको याद होना चाहिए। अंदर में क्या मटेरियल है वो मैं याद कर दूंगा आपको, ठीक है। मरुस्थलीय मिट्टी नाम से ही स्पष्ट है कि राजस्थान की पश्चिमी भाग में पाई जाएगी, क्योंकि मरुस्थल कहाँ है, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जालौर में, सारा मरुस्थल उधर ही है, ठीक है। जोधपुर वगैरह पूरे 12 मरुस्थलीय जिले हैं, बता दिया पहले ही लेक्चर में।
जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर आदि जिलों के अधिकांश क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है। वहीं पाई जाएगी क्योंकि मरुस्थलीय उधर ही है। अब इसकी विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि जल धारण क्षमता जो है वो बहुत कम पाई जाती है। जल धारण क्षमता बेसिकली ये होती है कि मिट्टी को गीला करो और उसमें जल भर दो ऐसे बना करके। तो जो काली मिट्टी होती है इसकी जल धारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें जल रह जाएगा। लेकिन मरुस्थलीय मिट्टी की जल धारण क्षमता बहुत कम होती है, नीचे आ जाएगा जल बह करके और पता नहीं कहाँ चला जाएगा, क्योंकि प्यासी होती है ये मिट्टी। और प्यासी अगर मिट्टी होगी तो जल जो है वो बिल्कुल ज़मीन में चला जाएगा। तो ये रेतीली और प्यासी मिट्टी होती है, इसलिए जल धारण क्षमता जो है कम पाई जाती। ध्यान रख लेना, जिले का नाम पूछ लेगा और ये लिख देगा कि निम्न में से किस जिले में जल धारण क्षमता कम पाई जाती है मिट्टी की। आपको लगाना होगा वो जिले जो रेगिस्तान में आते हैं या पश्चिम में आते हैं राजस्थान के। नागौर हो सकता है, जोधपुर हो सकता है, जैसलमेर हो सकता है, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, यहीं से बनेंगे प्रश्न। ठीक है ना, आगे चलते हैं। उपजाऊ तत्वों की मात्रा कम और लवणता अधिक होती है। बेसिकली सीधी सी बात है, अगर पानी नहीं होगा तो उपजाऊ तत्व तो आने की सवाल ही नहीं है। मतलब रिलेट करके आप याद करें तो डेफिनेटली याद हो जाएगा। इसका निर्माण पदार्थ भौतिक अपक्षय द्वारा होता है। ये थोड़ा साइंटिफिक शब्द है तो आप इसे याद कर लें। यह मृदा पवनों के द्वारा स्थानांतरित होती रहती है। हवाएं चलती है तो ये मृदा इधर उधर होती रहती है। एक खास मैं बात बताऊं आपको, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, जब रेगिस्तान बनेगा एक साइड होगा समुद्र, एक साइड होगा रेगिस्तान। कंसेप्ट याद है? अब वही कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई होता है। ये मृदा जो है भौतिक अपक्षय द्वारा बनती। भौतिक अपक्षय यानी एक साइड जब आपका पानी चला गया, एक साइड जो मिट्टी बची वो रेगिस्तानी या मरुस्थलीय मिट्टी हो गई, तो ये जो मिट्टी है उपजाऊ तो होगी नहीं। और दूसरी साइड में इसके क्या है? दूसरी साइड में इसके समुद्र है, अरब सागर है, तो क्या होगा कि लवणीयता इसके अंदर आ गई। कंसेप्ट समझ में आ गया? खारी होगी मिट्टी। तीसरी बात क्या है कि ये जो मिट्टी है ये मिट्टी स्थानांतरित होती रहती है। क्यों स्थानांतरित होती रहती? क्योंकि हवाओं की वजह से तो पूरा ये सारा चीज़ हुई है। हवाओं की वजह से तो रेगिस्तान और समुद्र बने हैं। तो ये कारण है, वो लॉजिक जो अपन ने वहाँ लगाया था वो लॉजिक यहाँ भी लग रहा है। तो ध्यान रख लेना, मरुस्थलीय मिट्टी ज़्यादा उपजावक नहीं होती है, जल धारण क्षमता भी कम होती है। आगे चलते हैं। लाल पीली मिट्टी। ये लाल पीली मिट्टी इस प्रकार की मृदा जो है सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा जिलों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। आप समझ रहे हैं? पश्चिमी भाग सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा के कुल मिलाकर के जो इनके पश्चिमी भाग है वो कहीं ना कहीं टच कर जाते हैं। जो संबंध जिले होते हैं वो मरुस्थलीय जिले होते हैं। इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। थोड़ा काला, थोड़ा जो है लाल, थोड़ा पीला से मिक्सर होकर एक मिट्टी बनती है, उसका नाम होता है लाल पीली मिट्टी। ठीक है, विशेषता क्या है? इस मिट्टी के अंदर लौह अंश होता है, यानी आयरन की मात्रा प्रचुर होती है और रंग जो है लाल पीला होता है। अब ध्यान रख लेना, लोहा होगा तो लाल या पीला लिखना है, ठीक है ना, लोहा को काला नहीं कर देना है। ठीक है, यह मिट्टी मूंगफली, कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। इसमें चूना व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। डेफिनेटली अगर नाइट्रोजन की कमी पाई जाएगी तो गेहूं तो उगेंगे नहीं। यूरिया क्यों देते अपन गेहूं में? नाइट्रोजन के लिए देते हैं। 74% नाइट्रोजन ऐसा लिखा होता है ना यूरिया के कट्टे के ऊपर, देखना कभी। ठीक है, और तो उगेगा क्या? उगेगी मूंगफली या कपास उगेगी, और ज़्यादा कुछ नहीं उगेगा। तो कपास जो है और मूंगफली ये उगेगी। आपके जिले कौन से होंगे? सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा। इसके भी पश्चिमी भाग, पूरे भीलवाड़ा में मत कर देना आप। ठीक है, ये कौन सी होती है? लाल पीली मिट्टी। आगे चलते हैं। आगे एक अलग नाम है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी का प्रश्न अभी रिसेंटली 2018 में 2 एग्जाम में पूछा गया। डायरेक्टली नाम ही पूछे गए थे जिलों के। डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य व दक्षिणी भागों में ये पाई जाती है। राजसमंद जो है उसके भी दक्षिणी भाग में मिलती है। अब एक बात मैं आपको बताऊं, कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि अपन ने पहले तो पढ़ी मरुस्थलीय, फिर लाल पीली बन ली, अब लेटराइट आएगी। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, लेटराइट को तो आप डायरेक्ट याद रखो। डायरेक्ट कैसे? उदयपुर, डूंगरपुर और राजसमंद के दक्षिणी भाग। ठीक है, और मतलब ये मान के चलो कि लेटराइट जो है नीचे आएगी, एमपी की तरफ आती जाएगी मिट्टी। ठीक है,
क्योंकि दक्षिणी भाग जब आएंगे ना तो ये दक्षिण में एमपी लग रहा है इधर अपने राजस्थान के, ठीक है। और जो मरुस्थलीय मिट्टी है वो कहाँ पाई जाएगी, पश्चिम में। तो पश्चिम में जो मिट्टी पाई जाएगी वो मरुस्थलीय होगी, ठीक है। उसमें क्या होगा, एक तो खारी होगी, लवणीयता होगा, एक उपजाऊ नहीं होती वो। और तीसरी जो मिट्टी अपन ने बीच में पड़ी वो है लाल पीली मिट्टी। ये कहाँ पाई जाएगी, ये सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा जिलों में पाई जाएगी। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, इन जिलों के भी पश्चिमी भाग आपको याद रखने हैं, यानी कि पीली अगर होती जाएगी तो जाएगी कहाँ, पश्चिम में। अगर काली होना है तो आएगी कहाँ, दक्षिण में, ठीक है। आगे चलते हैं। अगली अपनी मिट्टी आती है, अगली मिट्टी है अपनी मिश्रित लाल व काली मिट्टी। लाल पीली हो गई थी, अब लाल और काली आ गई। तो ये जो मिट्टी है इसका बेसिक जो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं इसके अंदर वो होते हैं बांसवाड़ा, पूर्वी उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। तो ये सारे आप एक चीज़ देख रहे हैं, ये जो है मैंने आपको एक बात कहा, जब भी काली का नाम आएगा तब नीचे आएंगे। नीचे क्या है, दक्षिण। दक्षिण में कौन से जिले पड़ते हैं, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, यही तो जिले पड़ते हैं। भीलवाड़ा को खैर हटा भी दें तो चित्तौड़ तो पड़ते हैं, ये चारों तो है ही सही। कुल मिला के वही बात आ जाती है। और भीलवाड़ा के अंदर अपन एक मिट्टी पहले पढ़ चुके हैं, कौन सी, लाल पीली। तो लाल वहाँ पहले आ चुकी, तो ये काली वाली भी वहीं आ रही है। वो कहाँ आ रही थी, वो पश्चिमी भाग में आ रही थी, ये कहाँ आ रही है, आपके दक्षिणी भाग में आ रही है, ठीक है। भीलवाड़ा के अंदर दो मिट्टी आ चुकी। विशेषता क्या है इस मिट्टी की, ये उपजाऊ मिट्टी है। कुल मिलाकर जहाँ आपकी काली मिट्टी आती जाएगी वहीं उपजाऊ क्षमता बढ़ती जाती है थोड़ी। इसमें कपास, गन्ना, मक्का आदि की खेती की जाती है, जो बेसिक खेतियाँ होती है राजस्थान के अंदर वो की जाती है। चूना, नाइट्रोजन, फास्फेट तीन में कमी पाई जाती है और पोटास पर्याप्त मात्रा में होता है। तो फास्फेट, चूना और नाइट्रोजन जो है इनकी कमी होती है और पोटास पर्याप्त मात्रा में होता है। तो नाइट्रोजन तो यूरिया के माध्यम से दिया जा सकता है। और उपजाऊ मिट्टी ये है, और उपजाऊ मिट्टी होगी तो कपास, गन्ना, मक्का आदि की खेती इसमें होगी। ये मिश्रित लाल मिट्टी हो जाएगी। अब आती है बेसिक काली मिट्टी, यही सबसे मेन मिट्टी है अगर देखी जाए उपजाऊ की भूमिका से। अगर एग्जाम की भूमिका से देखी जाए तो वो है लेटेराइट, जो कि डूंगरपुर, उदयपुर और इनमें पाई जाती है। काली मिट्टी क्या होती है, ये राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी भाग में क्या आता है, दक्षिणी पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा उपजावक जो क्षेत्र हैं वो आते हैं, जैसे कोटा, बूंदी, बारां, ये सारी चीज़ें आती है। राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है। बारां, कोटा, बूंदी, झालावाड़ प्रमुख रूप से यही पाई जाती है। पूरी हाड़ौती आ गया इसमें, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में। विशेषता ये है, इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बहुत उच्च होती है, इसलिए यहाँ पर किसकी खेती भी की हो सकती है, यहाँ पर गन्ने की खेती भी हो जाती है और यहाँ पर चावल की खेती भी हो जाती है, जिसे धान की खेती हम कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फेट एवं जैविक पदार्थों की अल्पता तथा कैल्शियम एवं पोटास की पर्याप्तता पाई जाती है। तो होता क्या है, नाइट्रोजन, फास्फेट के लिए तो यूरिया वगैरह डाल डूल के इस मिट्टी को, मृदा की जांच करवा लेते हैं और उपजाऊ बना लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली पानी ठीक ठाक है, मिट्टी ठीक ठाक है, तो होगा क्या, बढ़िया पानी वाली फसलें होगी, जैसे कि गन्ना, धनिया में तो खैर इतना ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। चावल में बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, सोयाबीन में भी होती है, कपास के अंदर करनी होती, फिर भी यहाँ कपास भी हो सकती है। नकदी फसलें भी होती है, जैसे कि किराने की जो फसलें होती है ना, जैसे मेथी दाना हुआ और भी कई सारे चने हुए, मटर हुए, इस प्रकार की फसलें भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है। यह चीका प्रधान दोमट मिट्टी होती है, जो कि पूछ लिया गया था एक बार, आपको याद रखना है। चीका प्रधान दोमट मिट्टी जो है वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की होगी, जिसमें 4 जिले आते हैं। चारों जिले कौन से, हाड़ौती के जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। काली मृदा में हल्की वर्षा के दौरान जल का प्रवेश धीरे धीरे होता है, यानी ऐसे बताते हैं कि जब एक शब्द होता है हाड़ौती क्षेत्र के अंदर चरमर बरसात होती है, तो इसमें जो है प्रवेश ही नहीं होता है, बह के निकल जाता है। इस प्रकार की ये मिट्टी होती है, पानी का प्रवेश नहीं हो पाता। अतः ऋतु के बाद में कम समय में कृषि का कार्य किया जाता है, और होता ये है जिससे हम कहते हैं लेट सोइल, यानी जब ऋतु चली जाती है, जो समय होता चले जाता है, उसके बाद के समय में कृषि का कार्य यहाँ पर किया जाता है। हल्की वर्षा के दौरान प्रवेश इसके अंदर धीरे धीरे इसलिए होता है क्योंकि इसकी धारण क्षमता है वो ज़्यादा होती है। आगे चलते हैं।
कछारी मिट्टी, इससे भी प्रश्न बने हैं। कछारी मिट्टी जो होती है राज्य के उत्तरी पूर्वी जिलों में पाई जाती है। उत्तरी पूर्वी जिले आप देख सकते हैं, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, टोंक में ये मिलती है। और बेसिकली इस मिट्टी की भी जो है धारण क्षमता उतनी नहीं होती जितनी काली की होती है, पानी की जो धारण क्षमता होती है। विशेषता ये है कि इसमें चूना, फास्फेट और पोटास व लोहा अंश पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन की कमी यहाँ भी पाई जाती है। एक चीज़ अपन ने देखी कि नाइट्रोजन की कमी हर एक मिट्टी में पाई जा रही है। यह मिट्टी उपजाऊ होती है। यह मिट्टी गेहूँ, सरसों, कपास, तंबाकू आदि के लिए बहुउपयोगी होती है। इसका गठन रेतीली दोमट मिट्टी की प्रकार की होता है। तो रेतीली दोमट आएगा तो वो आएगा कछारी में, और आपका ये आएगा काली मिट्टी के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक शब्द अपन ने अभी देखा था, चीका प्रधान दोमट मिट्टी। तो जीका वायरस से आप चीका याद कर सकते। तो ये टोटल 6 पार्ट है जो अपन ने डीपली अध्ययन किए। आगे अपन चलते हैं। ये यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, तो आप इसको एक बार और देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपन ने डिटेल में जानी। जिला जो है वो पकड़ आ गया तो सब पकड़ आ गया। अब आती है लवणीय या क्षारीय मिट्टी। अब यहाँ पर तो मृदा के 6 प्रकार दे दिए, उसके बाद लवणीय या क्षारीय मिट्टी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो लवणीय या क्षारीय मिट्टी नाम से ही फेमस हो रहा है, क्योंकि लवण होगा, क्षार होगा। लवणीय मिट्टी बेसिकली वो मिट्टी होगी जिसके अंदर जो है नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होगी, और जहाँ पर नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं ऊसर। ध्यान रख लेना, ये ऊसर शब्द इतना इम्पोर्टेंट है कि कई बार पूछ लिया गया। ऊसर जो है इसका मतलब होता है कि धरती के जो है जहाँ पर खेती हो रही है वहाँ पर इतना नमक हो गया है कि कोई फसल उग ही नहीं पा रही है। ठीक है, वह मृदा जिसके जड़ क्षेत्र जो जिसका होता है घुलनशील लवणों की सांद्रता हानिकारक स्तर से अधिक होती है, वो होती है लवणीय या क्षारीय मृदा। यानी बहुत ज़्यादा नमक आ गया, बहुत ज़्यादा लवण आ गया। और इनके उपनाम है भूरा ऊसर, रहेयुक्त ऊसर और रहेली ऊसर, यानी नमकीन मिट्टी। कुल मिलाकर जहाँ नमक आ गया वहीं काम बिगड़ गया, ये मान के चलो आप। लवणों का जमाव जो है क्यों होता है, ये कारण है कि जब बेसिकली ये देखा गया है किसानों द्वारा, जब किसी क्षेत्र में अत्यधिक पानी भर दिया जाता है या भर जाता है, क्योंकि बहुत सारे खेत एकदम समतल नहीं होते, बहुत सारे खेत ऐसे होते हैं जहाँ पर पानी जो है अपने आप ही आ जाता है, जो किसान लोग हैं वो जानते हैं। और वहाँ अगर सिंचाई कर भी दी तो पानी को निकालना में बड़ा मुश्किल होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपका जो है नमक पैदा होने लग जाता है, ऊसर हो जाती है। और इसी क्षेत्र को ऊसर क्षेत्र कहते हैं। लवणों का अधिक जमाव होने से, सिंचाई करने से भी ये होता है। दूसरी बात ये मिट्टियाँ पूर्णतः अनुपजाऊ होती है, मतलब जहाँ मैंने कह दिया लवण आ गया वहाँ कोई चांस ही नहीं उगने का। तो पश्चिमी राजस्थान में मिट्टियों में ये सब समस्या अधिक पाई जाती है। मृदा के लवणीय होने के कारण सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और कार्बोनेट यहाँ पर बन जाते हैं। अब मैं आपको बताऊँ नमक क्या होता है, NaCl। अब इसे क्या बोलते हैं, ये तो हो गया सोडियम, ये हो गया क्लोराइड। अब डेफिनेटली वहाँ पे भी तो कुछ तत्व होंगे ना, मिट्टी के अंदर भी तो होते हैं केमिकल। तो वो क्या करेंगे, कैल्शियम बना लेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम बना लेंगे, क्लोराइड बना लेंगे, सल्फेट और क्या बनेंगे वहाँ के कार्बन। तो जैसे मान लीजिए वहाँ पर पोटेशियम है तो PCl हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड है। पोटेशियम कार्बोनेट बना लेंगे, वो सल्फेट बना लेंगे। इस प्रकार से अलग अलग क्रिया करके अलग अलग चीज़ें बना लेते हैं। तो ये अनुपजाऊ हो जाती है पूरी तरीके से। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट वही चीज़ है। लवणों की मात्रा अधिक होने से ये सारी चीज़ें होती है। जहाँ पर 55 सेमी से कम वार्षिक वर्षा वाले शुष्क क्षेत्र है वहाँ पे लवणीय मृदा का निर्माण होता है। अब आता है ये भाई मिट्टी लवणीय तो होगी, ख़राब तो होगी, लेकिन इसको ठीक कैसे करेंगे। ठीक करने के भी बहुत साधारण उपाय है। बेसिकली ये साइंस का क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे सर फिर जीके में क्यों पढ़ रहे हैं, और बेसिकली राजस्थान जीके में तो क्यों ही पढ़ रहे हैं। रीज़न ये है कि ये समस्या राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से इसके लिए सरकार अलग अलग स्कीम लाती है, अलग अलग योजनाएं आती है, अलग अलग तरीके आते हैं जो किसानों को बताए जाते हैं। तो दैट्स वाई ये जीके का प्रश्न यहाँ से बन जाता है, पूछ लिया जाता है। सबसे पहली बात है गोबर का खाद, ग्वार या ढैंचा की फसल का प्रयोग करना, इससे ठीक ठाक हो जाती है मिट्टी। और धामसा या धमासा जो भी होता है
सुबूल खरपतवार को मिट्टी में मिलाना होता है। कुल मिला के ये होता है कि ये जो धमासा है ना, ये एक प्रकार का जो है डस्ट टाइप ही होता है, जिसको अगर मिट्टी में मिलाते हैं खाद के प्रकार के, तो उससे भी इसका जो है ठीक हो जाता है, मिट्टी का जो है लवणीयता ख़त्म हो जाती है। गोबर की खाद तो रामबाण है, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। ग्वार या ढेंचा की फसल का प्रयोग करने से भी ये फसलें उगाएं तो उससे भी जो है थोड़ा लाभ मिलता है लवणी मिट्टी में। बहरहाल वहाँ पे उगे तब ना, पर उगती नहीं है वहाँ पे। जिप्सम जो होता है एक कट्टा आता है, और अमोनियम फास्फेट ये सब डाले जाते हैं, लेकिन जिप्सम के अपने भी खुद नुकसान होते हैं। चूने और कैल्शियम सल्फेट रसायन का प्रयोग करना, जिससे क्या होता है, चूना प्रयोग करेगा तो वो क्रिया कर लेगा बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट से, जो कि कैल्शियम पोटेशियम और सोडियम के वहाँ पे पड़े हुए हैं। एक ये नई टेक्निक आई है, वो है फव्वारा ड्रिप सिंचाई करना। इससे भी कहीं ज़्यादा फायदा मिलता है क्षारीय या लवणीय मिट्टी में। आगे चलते हैं। मिट्टियों का नवीनीकरण जो है वो पद्धति से 5 बार वर्गीकरण किया है। इतना कोई खास यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी एक बार इनके नाम पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि अपन डिटेल में अध्ययन कर रहे हैं। पहला है एंटी सोल्स मृदा, यानी एल्टी सोल्स सोइल। पश्चिमी राजस्थान में ये पाई जाती है और भिन्न प्रकार के जलवायु में स्थित मृदाओं का समावेश इसके अंदर होता है। इस मृदा का निर्माण सबसे बाद में हुआ। राजस्थान में सबसे प्रमुख मृदा का प्रकार एंटी सोल्स है। तो सबसे प्रमुख मृदा का प्रकार जो है वो है एंटी सोल्स, आपको ये याद रखना है, और ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। इसके अलावा और कोई प्रश्न यहाँ से नहीं बनेगा। आगे आता है अल्फी सोल्स। अल्फी सोल्स जो होती है एक कृषि की दृष्टि से उपजाऊ होती है, और ये पूछ लिया जाएगा, इसको ध्यान से लिख लेना। कृषि की दृष्टि से उपजाऊ होती है, राज्य के पूर्वी मध्य दक्षिणी क्षेत्रों तक विस्तार है, मतलब राज्य के बहुत सारा पार्ट को ये कवर करती है अल्फी सोल्स। आगे चलते हैं। उसके बाद आती है वर्टिसोल्स। वर्टिसोल जो है मृति का एक प्रकार से इसकी अधिकता होती है, और जो ये मिट्टी होती है इसके अंदर उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर ये मिलती है। इसको काली मिट्टी, कपास की मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। वर्टिसोल्स को काली मिट्टी, कपास की मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। एरिडीसोल्स जो होता है ये भी एक प्रकार है मिट्टी का। शुष्क जलवायु वाले प्रदेशों में पाई जाएगी। शुष्क कहाँ पे होंगे, जो है रेगिस्तान जहाँ पे होगा वहाँ ज़्यादातर शुष्क की जलवायु होती है। एंटीसोल्स जो है यह मृदा के आंध्र जलवायु वाले प्रदेशों में पाई जाएगी, तो डेफिनेटली ये दक्षिणी भाग में राजस्थान के पाई जाएगी, और ये पश्चिमी भाग में पाई जाएगी। कोई खास डिटेलिंग इसके अंदर है नहीं, बस इतना सा आपको याद रखना है। आगे एक टेक्निकल चीज़ आती है, उसका नाम है मृदा का अपर्दन, और उसके बाद आता है अपना सारांश। तो अपन पहले पढ़ते हैं मृदा का अपर्दन। बेसिकली होता क्या है, जल और वायु द्वारा जब मृदा की ऊपरी परत को काटकर बह जाती है वो, तो उसे कहते हैं मृदा का अपर्दन, या एक अलग शब्द है रेंगती हुई मृत्यु। मृदा के अपर्दन को उसकी उर्वरता के विनाश के रूप में देखा जाता है, इसलिए इसको रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है, क्योंकि अपर्दन होगा जल के द्वारा बहेगी मिट्टी, तो रेंगती हुई बहती है, और इससे क्या है मृदा का जो है उर्वरक क्षमता है वो कम हो जाती है, तो रेंगती हुई मिट्टी से कहा जाता है। समझ में आ गई बात। अगला है मिट्टी का सहरोग भी इसे कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मिट्टी की टीबी जो होती है ये प्रश्न बन सकता है, तो किसे कहा जाता है, मृदा के अपर्दन को ही कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में तेज हवाओं के साथ दक्षिणी पूर्वी भागों से जल द्वारा मिट्टी का सर्वाधिक कटाव होता है। मृदा का अपर्दन मुख्यतः पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई, अवैज्ञानिक ढंग से कृषि और वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण होता है। राज्य में सर्वाधिक मृदा अपर्दन वायु अपर्दन से एवं उसके बाद वाले जल अपर्दन से है। कुल मिलाकर के मिट्टी जो है वो इस प्रकार से जल के साथ वायु के साथ क्रिया करके रेंगती है या बह जाती है, और इससे यह होता है कि मिट्टी जब बह जाएगी, तो मैंने आपको बताया ना, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से और आपके खनिजों के टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। जब ये ऊपर की परत बह जाती है या ऊपर की परत कहीं उड़ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो इसमें से जो है खनिज जो है वो कम हो जाते हैं,
और कार्बनिक पदार्थ भी कम हो जाती है। इस वजह से क्या होगा कि इसकी उर्वरक क्षमता जो है इंक्रीज ना हो करके डिक्रीज हो जाती है। जब उर्वरक क्षमता डिक्रीज हो जाएगी, उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, किसी काम की मिट्टी नहीं बचेगी। इसीलिए इनको अलग अलग नाम की उपाधि दी। कोई कहता है मृदा का रेंगती हुई मिट्टी, कोई ये कहते हैं कि मृदा की टीबी। तो अलग अलग नाम है, ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं। रेंगती हुई मृत्यु इसलिए कहा जाता है क्योंकि मृदा ही अगर नहीं उपजाऊ रहेगी तो फिर इंसान की तो मृत्यु होना संभव है। इसी मिट्टी का क्षय रोग यानी मिट्टी की टीबी भी मिट्टी की जो है अपर्दन को ही कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में तेज हवाओं और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भागों में जल द्वारा ये मिट्टी का सर्वाधिक कटाव होता है। तो पश्चिम में तो क्या होगा, पश्चिम में तो राजस्थान में तेज हवाएं चलेगी तो इस वजह से ये होगा, और जो दक्षिण है वहाँ पर पानी है, इस वजह से जल की वजह से वो होगा। ये प्रश्न बनेगा कि मृदा का अपरदन होता है पश्चिमी राजस्थान में, वो दे देगा जल द्वारा, वायु द्वारा, पानी द्वारा, कुछ भी दे देंगे ऑप्शन में। तो आपको ध्यान रखना है जो है दक्षिण में पानी के द्वारा होगा, पश्चिम में पानी है ही नहीं, तो यहाँ पे कैसे होगा, हवा के द्वारा यहाँ पे होगा। अवैज्ञानिक ढंग से खेती की जाए तो उससे भी मृदा का अपरदन होता है, और अंधाधुंध कटाई की जाए तो इससे भी मृदा का अपरदन होता है। तो बेसिकली ये तीन इसके मुख्य रीजन हैं जो पूछ लिए जा सकते हैं। राज्य में सर्वाधिक मृदा अपरदन वायु अपरदन से या उसके बाद जल अपरदन से होती है, क्योंकि वायु में जो पश्चिमी क्षेत्र है वो ज़्यादा बड़ा है राज्य में, और वहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र ज़्यादा है, तो इस वजह से वायु से ही होता है ज़्यादा, और कम जो होता है वो होता है आपका जल से। अब यहाँ पे देख लीजिए मृदा अपरदन से संबंधित कुछ बेसिक समस्याएं हैं, उनके बारे में कई सारी सरकार ने कुछ अलग अलग स्कीम लॉन्च कर रखी है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्य होते हैं। तो एक है अवनालिका अपरदन, ये ऐसे कहते हैं कंदरा समस्या। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कंदरा समस्या। आगे होता है भारी वर्षा के कारण ये जल द्वारा मिट्टी का कटाव जिससे गहरी घाटी की तथा नाले बन जाते हैं, इस समस्या को जो है इससे प्रभावित जो है कोटा, बूंदी, धौलपुर, भरतपुर, जयपुर तथा सवाई माधोपुर जिले ग्रस्त हैं। तो ध्यान रख लेना, भारी वर्षा के कारण ये सारी चीज़ें होती है, इसे कहते हैं कंदरा समस्या या अवनालिका। नालिका से तो आप समझ ही गए होंगे, नालिका मतलब नाले बन जाते हैं, ठीक है। नाले कब बनेंगे, नाले तभी बनेंगे जहाँ पर भारी वर्षा हो जाएगी। अब एक बात बताओ, जहाँ पर नाला बन गया, भले वो नाला सूख जाए, 1-1.5 साल में सूख जाए, लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या आपने कभी कुछ उगाते हुए या उगते हुए देखा है क्या? क्या हुआ, भयंकर तरीके से बरसात आई, नाला बन गया, नाला बन गया तो वहाँ से पानी बहने लग गया, और जब वो पानी चला गया, बरसात रुक गई या उसके कई साल हो गए, सूख गया वो नाला, उसके बावजूद भी वहाँ पे खेती करना संभव नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से मृदा का अपरदन हो गया, और जहाँ मृदा का अपरदन हो जाता है वहाँ हमने देखा है कि सर वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर से उर्वरक क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये समस्या कहाँ आएगी? वहीं आएगी जहाँ पानी है। पानी कहाँ है? राजस्थान में चंबल कोटा में है, बूंदी के भी पास में चंबल पड़ती है, धौलपुर में चंबल जाती है, भरतपुर, जयपुर में भी ये समस्या है, सवाई माधोपुर में भी है। समझ में आएगी बात? नाम कहते हैं कंदरा। कंदरा आपको याद रखना है, कंदरा से। मिट्टी का सर्वाधिक अवनालिका अपरदन चंबल नदी से ही होता है। ये चंबल नदी ही मेन रीजन है। आगे चलते हैं। अगला आता है राजस्थान की लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि जल या जलीय अपरदन से प्रभावित होती है। तो ध्यान रख लेना, 4 लाख हेक्टेयर भूमि जल अपरदन से प्रभावित होती है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, क्वेश्चन बन सकता है। अगला अपना आता है परतदार अपरदन। परतदार अपरदन बेसिकली होता क्या है? वायु द्वारा मृदा की ऊपरी परत को उड़ाकर ले जाने को कहते हैं परतदार अपरदन। मतलब पहली लेयर जो है उसको उड़ा करके ले जाएगा। पहले तो पानी बहा करके ले गया, वायु उड़ा करके ले जा रही है। ये ज़्यादा होता है राजस्थान के अंदर परतदार अपरदन। आगे चलते हैं। समोच्च रेखीय पद्धति। दोस्तों यहाँ से प्रश्न एक बार बन गया है। राज्य में मिट्टी अपरदन को रोकने के लिए उच्च ढालू भूमि में इस पद्धति से कृषि करना उपयुक्त माना गया है। तो इसका नाम है समोच्च रेखीय पद्धति। ये किससे संबंधित है, ये प्रश्न बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, मिट्टी के अपरदन से संबंधित है। डीपली पूछेगा, ये पूछ लेगा मिट्टी के अपरदन को रोकने से संबंधित है क्या? तो आपको देखना है समोच्च रेखीय पद्धति, भूल मत जाना। जून और जुलाई में सर्वाधिक मिट्टी का अपरदन होता है। ये डेटा है जून और जुलाई।
आगे आता है, अब जून और जुलाई में क्यों होता है, एक डेटा आपने कभी सोचा? इसलिए होता है कि जून में काफ़ी तेज़ हवाएं चलेगी तो वायु के द्वारा हो जाएगा, जुलाई में बरसात का समय आ जाता है, पानी के द्वारा हो जाएगा, ज़्यादातर बाढ़ इसी समय में आती है, जुलाई अगस्त के महीने में। सारी चीज़ें रिलेट होती है, ऐसा नहीं है कि डेटा कहीं से बह जाता है। अब सुब्बुल ये राजस्थान में भू संरक्षण हेतु इस वृक्ष का रोपण उपयुक्त माना गया है। तो ये ध्यान रखना ना, सुबबुल इसका नाम है। सुबबुल तो आपको पता ही है, सुबबुल इसको कहते हैं। ये पीएच के मान हैं जो अक्सर साइंस के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे दे रखे, अपन देख लेते हैं। लवणीय मृदा का जो पीएच होता है वो 8.5 से अधिक होता है। लाल मृदा का होता है 7 से 7.5 के बीच। पौधों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा होती है 6 से 7 पीएच वाली, और अम्लीय मृदा जो होती वो 5.5 से कम की होती है, और बालुई रेतीली मृदा का पीएच क्षारीय होता है, मान क्षारीय अधिक होता है। ये बेसिकली एक लेवल होता है जो इसके इधर जाओ तो क्षारीय हो जाता है, इधर जाओ तो अम्लीय हो जाता है। ये होता है 7, तो 7 से इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा क्षारीय, और 7 से इधर आएंगे तो ये होता है अम्लीय। बेसिकली साइंटिफिक लॉजिक है, कुछ नहीं। अब इस पूरे टॉपिक का सारांश एक बार देख लेते हैं, जिसमें कई सारे क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे अपने। चलते हैं सारांश की ओर। पहला, खादर प्रदेश में प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है। ध्यान रख लेना, इस प्रदेश का नाम क्या है? खादर। क्या नाम है? खादर। आगे चलते हैं। देश की कुल व्यर्थ यानी कि बंजर, चारागाह, बारनी इसे कह सकते हैं, भूमि का 20% भाग राजस्थान में पाया जाता है, क्योंकि थार यहाँ पर है, दैट्स वाई यहाँ पे पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि जैसलमेर में है, वो है 37.30%, और ये प्रश्न पूछ लिया गया है पहले भी। जिले में पाई जाती है जैसलमेर के अंदर, और उपलब्ध क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से राजसमंद जिला सर्वाधिक व्यर्थ या पठारी भूमि क्षेत्र में आता है। अब ये क्या है? उपलब्ध क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से है ये राजसमंद, ठीक है। और सर्वाधिक व्यर्थ भूमि राजस्थान की जो है वो ये है, जो जैसलमेर जिले में पाई जाती है। आगे चलते हैं। केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय सीकर और जयपुर दोनों जगह पर है। बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार जो है वो है सवाई माधोपुर और करौली में, और अक्सर आपने देखा होगा बीहड़ भूमि वो होती, इसमें मिट्टी के पहाड़ बने हुए हैं, घूम रहे हैं, साइड में चंबल बह रही है। तो ये सारी आपने देखा, मूवियों में दिखाते हैं, पिक्चरों में। अभी एक नई मूवी आने वाली सोन चिरैया, उसके अंदर भी वही लोकेशन दिखाया है, पान सिंह तोमर, अगर आपने देखा हो तो वो सारा बीहड़ जो है वो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर करौली के अंदर ही तो है, चंबल है वो। कृषि विभाग राजस्थान सरकार द्वारा मिट्टियों को उर्वरता के आधार पर 14 भागों में बांटा गया। ये प्रश्न एक बार पूछ लिया था, ध्यान रख लेना, 14 भाग में बांटा है, ठीक है। अम्लीय मृदा को चूना मिला करके सुधारा जा सकता है, इसलिए बेसिकली उसमें जिप्सम वगैरह ये सब डाला जाता है। मृदा की नमी को नापने का उपकरण जो है वो होता है टेंसियोमीटर या न्यूट्रॉन प्रोब। ये नाम ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। राजस्थान की मृदाओं में सामान्यतः नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फेट, जिंक तत्वों की कमी होती है। एक बात मैं और बताऊं, राजस्थान में क्या है, ये ऑलमोस्ट पूरे भारत में यही कंडीशन है, पूरे भारत की बता रहा हूँ, ठीक है ना। भूमि का स्थायी लक्षण मृदा विन्यास है। भूमि का स्थायी लक्षण मृदा विन्यास होता है। मृदा के रंग का कारण जो होता है वो सीधी सी बात मैंने बताया, खनिजों के टूटने से, कार्बनिक पदार्थों के बनने से अगर ये बनती है तो वही होगा जो खनिज पदार्थ तो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कलर का कारण। मिश्रित लाल व पीली मिट्टी में कार्बोनेट तथा ह्यूमस की कमी होती है। लाल और पीली मिट्टी में कार्बोनेट तथा ह्यूमस की कमी होती है। आगे चलते हैं। ह्यूमस लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, ह्यूमस मत समझ लेना उसको। खेती की दृष्टि से सर्वोत्तम मृदा संरचना जो होती है वो मृदु कोणीय संरचना होती है। राजस्थान में नाली नुमा मृदा अपर्दन के लिए से ग्रसित जो जिले हैं वो धौलपुर है, करौली। कुल मिला के नाली नुमा अपर्दन जहाँ होगा वहाँ चंबल होना जरूरी है या नदी होना जरूरी है। तो सवाई माधोपुर, कोटा, ये सब जो है इससे
पीड़ित हैं। क्यों पीड़ित है? क्योंकि यहाँ पर चंबल है। नीचे से ऊपर की ओर केशिकाओं द्वारा रिसाव प्रक्रिया है, जिससे होता क्या है, पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टियाँ हैं वो अम्लीय और क्षारीय हो जाती है। बेसिकली ये सिंपल कंसेप्ट आता है केशिकत्व का, जिसमें अगर आप इसको पानी में डुबोगे तो पानी इस प्रकार से या तो नीचे रहता है या ऊपर रहता है। अलग अलग प्रकार के केशिकत्व होते हैं। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर जो है मिट्टी जो है क्षारीय या अम्लीय होती है। अब आगे चलते हैं। एक मिट्टी होती है केओलिनाइट। इसके अंदर जो है जल संचयन की जो क्षमता होती है वो सबसे कम होती है। तो आपको ध्यान रखना है इसका नाम केओलिनाइट, सबसे कम जल संचयन की क्षमता होगी। अम्लीय मिट्टी की समस्या का दीर्घकालीन हल जिंक ही है। मैंने आपको पहले बताया जिंक डाल दो। सर्वोत्तम विकल्प रॉक फास्फेट उर्वरक होता है। जिंक अगर बढ़ जाए तो उसका भी सर्वोत्तम विकल्प होता है रॉक फास्फेट। जिप्सम का सर्वोत्तम विकल्प जो है अमोनियम सल्फेट उर्वरक होता है। अमोनियम सल्फेट उर्वरक डालते भी हैं, अमोनिया आता है उसके अंदर जिसमें नाइट्रोजन होती है। मिट्टी में खारेपन व क्षारीयता की समस्या हेतु जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न एक बार पूछ लिया गया है। खारेपन की जो समस्या होती है ना क्षारीयता की, उसके लिए जिप्सम डाला जाएगा। अम्लीय भूमि बनने के लिए अधिक वर्षा जिम्मेदार होती है। ये बिल्कुल सही है, ज़्यादा वर्षा होगी तो अम्लीय भूमि बन जाएगी। यूरिया उर्वरक से सर्वाधिक नाइट्रोजन मिलती है, सबको पता है ये, उसमें कट्टे के ऊपर ही लिखा होता है 75-43% नाइट्रोजन। शिवाला खेती के उत्पादन होने का एकमात्र स्थान खंडार है जो सवाई माधोपुर में है। और यहाँ पर एक फेमस जगह है चौथ का बरवाड़ा, जहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि माता जी का मंदिर है और काफ़ी ज़्यादा वो फेमस है राजस्थान के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर फेमस है। आगे चलते हैं। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर एरिडिसोल जो मिट्टी होती है और एंटीसोल्स मिट्टी जो होती है वो मिट्टी पाई जाती है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एरिडिसोल्स एंड एंटीसोल्स। देश की 20% बंजर भूमि जो राजस्थान में है, सबको पता है, कोई बड़ी बात नहीं। रेगिस्तान यहीं पे है। 37% एरिया रेगिस्तान का जैसलमेर के अंदर है जो बंजर है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृक्षों की कटाई पर रोक लगाना, बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण करना सर्वश्रेष्ठ उपाय है। कई बार पूछा जा सकता है ये। तो ये थी मिट्टी के बारे में। मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर जाएगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये इसी तरीके से अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे और इसी तरीके से करेंगे, क्योंकि एक साथ अगर प्रेशर लेकर पढ़ोगे तो सफलता प्राप्त करना मुश्किल है। मैंने कई बार सुना है कि सर जो जीके होती है उसको एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आती, 2 बार में नहीं आती, 3 बार में आती है, 4थी बार। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 4-5 बार भी जीके कर रखा है लेकिन फिर भी गलत हो जाता है। दोस्तों ये सारी थिंकिंग जो है मैं नहीं मानता कि सही है। हकीकत मेरा मानना ये है कि एक बार जब आप पढ़ोगे या एक बार आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको सब कुछ नहीं आएगा लेकिन कुछ तो आएगा। जैसे आज अपन ये लेक्चर पढ़ा, अब इसमें कुछ नहीं पढ़ा। इसकी पहली लाइन क्या थी? पहली लाइन यही थी कि जहाँ पर खनिज होंगे वो टूटेंगे और जो कार्बनिक पदार्थ होंगे जो सड़ेंगे तो मिट्टी बनेगी। अब ये पहली लाइन किसको याद नहीं हुई मुझे बता दो। पढ़ने से याद होता है। दरअसल क्या होता है, अपन ये सोच के पढ़ेंगे ना कि यार याद नहीं होगा या कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कत होगी। आप एक बार इस लेक्चर को देखिए, उसके बाद आप इसके नोट्स बना सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अलग अलग बुक से। डेफिनेटली ये ज़्यादा बार करने की ज़रूरत नहीं है। 1-1.5 बार में आपकी जीके के तैयार हो जाएगी और उसके बाद आप इसके क्वेश्चन निकालिए, क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। पिछली बार दिए अपन ने क्वेश्चन, तो इसी प्रकार से चलेंगे। फिलहाल ये धन्यवाद। बने रहिए इस वीडियो के साथ। थैंक यू।